हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले भी हमने 4 पार्ट डिस्कस किए हैं जिसमें जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और फैक्ट डिस्कस किए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है और विगत वर्षों में कराई गई एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 5 है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुँच सके। आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो देखिए, लॉक जॉ जो विकृति है वह टिटनेस एक बीमारी होती है जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, टिटेनस। तो लॉक जॉ विकृति जिसका दूसरा नाम टिटनेस भी है, इसी बीमारी का दूसरा नाम है। तो लॉक जॉ विकृति टिटनेस बीमारी का ही दूसरा नाम है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है जब जंगदार कोई भी धातु आपके शरीर में लग जाती है। जंगदार यानी कि लोहा लग जाता है आपके शरीर में कहीं भी, तो टिटनेस नामक रोग का खतरा आपका बढ़ जाता है। इसको धनु रोग भी कहते हैं। तो लॉक जॉ बीमारी किससे संबंधित है? टिटनेस रोग से। आइए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए, दांतों से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो दांतों से संबंधित विज्ञान को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी में हम दांतों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 123 नंबर फैक्ट है, सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? तो देखिए, सपाट अस्थियाँ आपके खोपड़ी में होती हैं। वैसे तो खोपड़ी में कुल मिलाकर 22 हड्डियाँ होती हैं जिसमें से सपाट हड्डियाँ खोपड़ी में होती हैं। ठीक है, तो सपाट अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में पाई जाती हैं। आगे अगले सवाल देख लेते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो ऑस्टियोसाइट जो है अस्थि में पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। अस्थि मतलब हड्डी में पाए जाते हैं। और हड्डियों से संबंधित एक बीमारी भी है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। और विटामिन डी के कारण ही जो है हड्डियां मुड़ जाने वाला रोग बच्चों में पाया जाता है। तो हड्डियों से संबंधित ये रोग हो गए तो ऑस्टियोसाइट जो है अस्थि में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानुफलक का दूसरा नाम जानविका है जिसको पटेल्ला कहते हैं। तो पटेल्ला एक हमारे शरीर में हड्डी भी होती है। तो जानुफलक का दूसरा नाम जानविका या पटेल्ला है। आइए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्लाउकोमक कौन सा रोग है? तो देखिए, ग्लाउकोमक नहीं है, ग्लूकोमा होगा। तो ग्लूकोमा रोग जो है नेत्र रोग से संबंधित रोग है। तो ग्लूकोमा नेत्रों से संबंधित एक रोग है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लाउकोमक नहीं है, ग्लूकोमा है ये। ठीक है, तो ग्लूकोमा रोग जो है आँखों से संबंधित रोग है। अगले सवाल पे जाते हैं। दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती प्राप्त करती हैं? तो देखिए, दांत और हड्डियों को जो मजबूती प्राप्त होती है वह कैल्शियम जो पदार्थ है उसके कारण होती है। तो दांत और हड्डियों की मजबूती किससे प्राप्त की जाती है? तो कैल्शियम से प्राप्त की जाती है। और आपसे पूछा जाए कि दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व मौजूद होता है तो आपका कैल्शियम और दूसरे नंबर पर फास्फोरस कह सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 128 नंबर फैक्ट है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता। तो देखिए, जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उनमें दूध के दांत निकलते हैं। तो दूध के दांत में अग्रचवर्णक जिसे कहते हैं प्रीमोलर शामिल नहीं होता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूट के दोबारा उग जाते हैं और 20 के अलावा जो 12 दांत होते हैं वो जीवन में एक ही बार उगते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। तो देख लेते हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांतों में शामिल नहीं होते अग्रचवर्णक जिन्हें प्रीमोलर कहते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं।
जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया। तो देखिए आपके जोड़ों से संबंधित जो दर्द होता है गठिया होता है। गठिया एक रोग है, जोड़ों से संबंधित रोग है। तो जब जोड़ों में आपके यूरिक एसिड जमा हो जाता है तब गठिया नामक रोग हो जाता है। तो आइए अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? तो एक पक्षी तथा कीट के पर क्या किसके बने होते हैं? तो समवर्ती अवयव से संबंधित होते हैं। तो एक जो पक्षी या कीट के पर जो होते हैं समवर्ती अवयव होते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है। तो देखिए कीट जो प्रजाति में वह जीव रखे जाएंगे जिनके 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी कि 6 टांगों वाले जितने भी जीव हैं और कीट प्रजाति में होते हैं। तो देखिए कीट की पहचान क्या है कि उनमें 3 जोड़ी टांगें होती हैं, लगभग कुल मिला के 6 टांगें होती हैं। तो कीट होने के लिए 3 जोड़ी टांगें होनी चाहिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी शक्ति होती है? तो देखिए पुनयोजी शक्ति या पुनरुद्भवन की क्षमता, तो हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। क्योंकि अगर मस्तिष्क एक बार आपका डिस्टर्ब हो गया तो वह जल्दी सुधरता नहीं है। जबकि सबसे अधिक पुनयोजी क्षमता सबसे अधिक किस अंग में होती है? तो आपके लीवर में होती है। और सबसे कम पुनयोजित जो शक्ति होती है किन कोशिकाओं में होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिए मस्तिष्क कोशिकाएं सबसे कमज़ोर होती हैं, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में। तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम होते हैं की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है। जब मध्यावस्था में पहुंचता है मानो तो उसके गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। चोंच किससे बनती है? तो देखिए जितने भी पक्षी वर्ग के जीव होते हैं उनमें जो है चोंच पाई जाती है। तो चोंच उनके जबड़ों का ही रूपांतरण होता है। तो चोंच किससे बनती है? जबड़ों का ही रूपांतरण होता है जो पक्षियों में चोंच के रूप में आगे निकल आता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? तो देखिए दो दांतों की कठोर इनेमल परत बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था हमारी हड्डियों में जो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। तो देखिए हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर जो अंग है वो दांत हैं और दांतों के ऊपर जो इनेमल पाया जाता है वो सबसे कठोर है। तो वो जो दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो देखिए कैल्शियम फास्फेट लिखा है तो इसका मतलब है कैल्शियम और फास्फोरस के सम्मिश्रण से धातु का इनेमल बना होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो देखिए जो कंकाल होता है उसमें अनुमानित मांसपेशियां लगभग 700 होती हैं। तो मानव कंकाल में मांसपेशियों की कुल अनुमानित संख्या 700 है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिक रूप से जब समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण होता है तो उसे आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। तो आनुवांशिक रूप से जब समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण होता है तो उसे आइसोग्राफ्ट नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? देखिए घोड़ा और गधा जो जानवर होते हैं और उनसे पैदा जो जानवर की संकर जाति होती है उसे खच्चर नाम से जाना जाता है। तो खच्चर घोड़े और गधे की संकर जाति है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 139 नंबर है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो देखिए जीन शब्द का जो उत्पत्ति किया था, जीन शब्द को जिसने गढ़ा था वो है W.L. जोहानसन। तो जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने बनाया था। अगले सवाल पे आ जाते हैं। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो देखिए सेक्स हार्मोन का सर्वप्रथम पता यूजीन स्टीनैक ने लगाया था।
तो देखिए जो यूजीन स्टेनिक नामक के व्यक्ति थे, उन्होंने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो 141 नंबर फैक्ट देख लेते हैं। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था। तो देखिए जो विश्व में सबसे प्रथम क्लोन भेड़ का नाम क्या था, तो उसका नाम डॉली था। तो सर्वप्रथम क्लोन से बनी भेड़ सर्वप्रथम कौन सी थी? डॉली थी। तो दुनिया की प्रथम क्लोनित भेड़ का नाम डॉली है। अगले सवाल पे और आ जाते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं। तो जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इन्होंने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। तो जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। देखिए हीमोफीलिया एक रोग है जो आनुवंशिक रूप से पाया जाता है। हीमोफीलिया में आपको क्या है कि आपको अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो आपको अगर खून निकलना चालू हो जाता है तो वो बंद नहीं होता, क्योंकि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का मानव शरीर में नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। तो एक बार अगर आपको छोटी सी भी चोट लग गई तो पूरे शरीर का खून आपको निकल सकता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था। देखिए डॉली एक भेड़ का नाम है जो संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है। तो डॉली जो संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है वह किसकी प्रजाति का था? तो वो भेड़ की प्रजाति का था। अगले सवाल पे आ जाते हैं। बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी बीज जो है कपास से संबंधित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। बीटी बीज का संबंध कपास नामक पौधे से है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। एलोसोस होता है। तो एलोसोस लिंग गुणसूत्र का नाम है। फिर से देख लीजिए इसको, एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। अगले सवाल पे आ जाते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया था। तो देखिए डीएनए परीक्षण का विकास या डीएनए परीक्षण विकसित किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण विकसित किया और इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो देखिए आबादी में जीनों को संग्रह को जीन पुल कहते हैं। तो आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पुल कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होता है। तो देखिए गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और हमारे मानव शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल मिलाकर यही आनुवंशिकता का निर्धारण करते हैं। तो गुणसूत्रों में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन दो पदार्थों से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं और आज का आखिरी सवाल है। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो देखिए जो आनुवंशिकता या जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता यानी कि इंग्लिश में बोले तो जेनेटिक्स शब्द का गठन किया था या गढ़ा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटसन। आज का वीडियो यही समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।